हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आइडियल कोचिंग क्लासेस में। आज हम लोग जीके के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो आपके एसएससी के सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस जैसे एग्जाम में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जा सकते हैं। इसके साथ हम लोग प्रश्नों के महत्वपूर्ण पॉइंट्स को भी देखते चलेंगे कि उससे संबंधित कौन से क्वेश्चंस बन सकते हैं या किससे क्वेश्चन क्या बनाए जा सकते हैं, ताकि आगे अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो आप उसको पूरा सॉल्व कर पाएँ। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग सबसे पहले देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन आपका क्या है। तो पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस जलवायु प्रदेश में एस्किमो पाए जाते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि एस्किमो होते क्या हैं। ठीक है, और किस जलवायु प्रदेश में ये पाए जाते हैं। तो नए नए अलग अलग तरह के क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। इसके लिए आपको 4 ऑप्शन बताए गए हैं। टुंड्रा प्रदेश, भूमध्य रेखीय प्रदेश, अगला है भूमध्य सागरीय प्रदेश और इसके बाद है पश्चिमी यूरोपीय प्रदेश। ठीक है, तो इस तरह से आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं। अब आपको ये सोचना है कि इसमें इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि इसका करेक्ट आंसर क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर है आंसर ए। इसमें क्या है, टुंड्रा प्रदेश। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि जो एस्किमो हैं वो हमारे क्या हैं। तो हम इसमें देखेंगे इससे रिलेटेड जो महत्वपूर्ण पॉइंट हैं उन पर नज़र डालते हैं। ठीक है, इसमें से जो पहला पॉइंट है वो आपका क्या है कि टुंड्रा जलवायु प्रदेश में पाए जाने वाली मानव प्रजाति एस्किमो कहलाती है। मतलब जो हमारे पर्यावरण में टुंड्रा प्रदेश में रखे गए हैं उनमें से जो मानव की प्रजाति है उसी को नाम क्या दे दिया गया है। तो उसी को नाम दे दिया गया है एस्किमो। क्या नाम दिया गया है, एस्किमो। ठीक है, यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि इससे अक्सर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है कि इनके घर बर्फ से बने होते हैं और जिसको क्या कहते हैं, इग्लू कहते हैं। तो इनके बर्फ के बने हुए घरों को हम लोग क्या बोलते हैं, इग्लू। इस तरह से आप देखते हैं कि टुंड्रा प्रदेश में ऐसे बर्फीले इलाकों में यहाँ पे क्या है, बर्फ से बने हुए घर इस तरह से आपके देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो इनको हम लोग क्या कहते हैं, तो ये आपके क्या कहलाते हैं, इग्लू कहलाते हैं। अगला पॉइंट है इसमें एस्किमो जनजाति का मुख्य व्यवसाय मछली का शिकार करना है। तो इस जनजाति में जो लोग रहते हैं उनका व्यवसाय क्या है, तो वो क्या करते हैं, प्रॉपर मछली का शिकार करते हैं। यही उनका क्या है, मुख्य व्यवसाय है। ठीक है, आगे है इनका मुख्य हथियार हार्पून है तथा इनका मुख्य पालतू पशु जो है वो आपका क्या है, तो इनका मुख्य पालतू पशु जो है वो रेंडियर होता है और जो क्या होता है, जो कि एक हिरन की ही प्रजाति का जानवर होता है। तो जैसे आपको हिरन देखने के लिए मिलता है उसी तरह से एक और जानवर होता है जो ठंडे इलाकों में यानी टुंड्रा प्रदेश में रहता है जिसको कहते हैं रेंडियर। वो भी आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल सकता है। ठीक है, और इसके बाद इसका नेक्स्ट पॉइंट क्या है, तो इसका नेक्स्ट पॉइंट है कि टुंड्रा जलवायु ध्रुवीय क्षेत्रों में कहाँ पे पाई जाती है, कितने डिग्री पे पाई जाती है, वो यहाँ पर बताया गया है। तो 66 और हाफ डिग्री आपका यहाँ से दिया गया है, मतलब 66.5 डिग्री। ठीक है, नॉर्थ और साउथ में आप देखोगे आपको कौन सी प्रजाति मिल जाती है, एस्किमो प्रजाति के लोग वहाँ पर रहते हुए मिल जाते हैं। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है निम्नलिखित में से किसने विश्व के प्राकृतिक प्रदेशों की योजना से संबंधित जो सर्वप्रथम प्राकृतिक प्रदेशों की योजना को सर्वप्रथम प्रतिपादित किया उसका नाम क्या था। इसके लिए आपको 4 ऑप्शन बताए गए हैं। पहला ऑप्शन क्या है, हमबोल्ट, दूसरा है हार्टशोर्न, तीसरा है हेटनर और चौथा है हर्बर्टसन। इन 4 में से किसने प्राकृतिक प्रदेशों की योजना से संबंधित सिद्धांत को प्रतिपादित किया। ठीक है, अब यहाँ पर हम इस पर नज़र डालते हुए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करेक्ट क्या है, हर्बर्टसन। क्या है, हर्बर्टसन। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे इससे रिलेटेड जो महत्वपूर्ण पॉइंट हैं उन पर नज़र डालते हैं। इसमें फर्स्ट पॉइंट आपको मिलेगा कि विश्व की प्राकृतिक प्रदेशों की योजना का सर्वप्रथम जो प्रतिपादन है वो हर्बर्टसन ने किया था। किसने किया था, हर्बर्टसन ने किया था। इसी तरह के नए नए से क्वेश्चंस आपको देखने के लिए यहाँ पर मिलते हैं। अगला है हर्बर्टसन ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के प्रथम भूगोल के प्रोफेसर थे। कहाँ के थे,
ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जो आया आपकी, उसकी क्या है, प्रथम भूगोल के प्रोफेसर थे। ठीक है, आगे हर्बर्टसन ने 1905 ईस्वी में पृथ्वी को जलवायु मापन के आधार पर कई प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया। पृथ्वी को जलवायु के हिसाब से कई कैटेगरीज में विभाजित किसने किया, हर्बर्टसन ने किया था। तो यहाँ से भी आपके क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ये आपका ज्योग्राफी यानी कि भूगोल का पार्ट हो गया, तो इससे भी क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है आपके सामने। तो अगला क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। बेसिक सा क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होता है, आपको पता होना चाहिए। 31 मई को, 5 जून को, 21 मार्च को या 11 जुलाई को। तो विश्व पर्यावरण दिवस जो है ये आपका मनाया जाता है 5 जून को। कब मनाते हैं, 5 जून को मनाते हैं विश्व पर्यावरण दिवस। अब हम लोग देख लेते हैं इससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य जो हैं आपके। ठीक है, लिखा है यहाँ पे कि जो विश्व पर्यावरण दिवस है वो आपका 5 जून को मनाया जाता है। इसी के साथ जलवायु परिवर्तन पर प्रथम सम्मेलन संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्वाधान में 5 जून 1972 को स्टॉकहोम में आयोजित किया गया। कहाँ पर, स्टॉकहोम में आयोजित किया गया। ठीक है, यहाँ से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला पॉइंट क्या है, इसीलिए पर्यावरण जागरूकता फैलाने के लिए 1974 से, कब से, तो 1974 से प्रतिवर्ष 5 जून को हम लोग क्या मनाते हैं, तो प्रतिवर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाने का फैसला लिया गया। यानी हर साल 1974 के बाद से पर्यावरण दिवस लोग मनाने लगे। ठीक है, आगे है विश्व पर्यावरण दिवस 2019 का आयोजन जो था वो चीन के द्वारा किया गया और जिसका प्रमुख विषय क्या था, वायु प्रदूषण। यानी आज हम देखते हैं कि वायु हमारी किस तरह से प्रदूषित हो रही है। तो वायु प्रदूषण से ही संबंधित क्या था 2019 का आपका पर्यावरण दिवस, जिसमें ये बताया गया कि वायु प्रदूषण के कारण क्या हैं, वायु हमारी क्यों प्रदूषित हो रही है। इसी से रिलेटेड जो आपको फैक्ट थे वो यहाँ पर बताए गए। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, विश्व में सर्वाधिक अवसाद ढोने वाली नदी कौन सी है। ठीक है, तो अवसाद क्या होता है, तो नदियों द्वारा बहा कर लाया गया जो भी कंकड़ पत्थर मोरंग बजरी जो भी है, ये सब आपकी क्या कहलाती है, बालू रेत। तो ये सारी आपकी क्या कहलाती है, अवसाद कहलाती है। तो विश्व में सबसे ज़्यादा अवसाद ढोने वाली नदी कौन सी है। ठीक है, इसके लिए आपको 4 ऑप्शन बताए गए हैं। पहला है अमेजन नदी, दूसरा है नील नदी, तीसरा है ब्रह्मपुत्र नदी और चौथा है गंगा नदी। तो इन 4 नदियों में से कौन सी नदी है जो सबसे ज़्यादा अवसाद लेकर आती है या अपने साथ बहा कर लाती है। ठीक है, अब इन 4 नदियों की बात करें तो इन 4 नदियों का जो विश्व की बात करें उसका करेक्ट आंसर क्या है, अमेजन है। ठीक है, जो रियल में देखा जाए, लेकिन कई बार इसमें सेकंड आपको ब्रह्मपुत्रा भी देखने के लिए मिल जाता है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे इससे रिलेटेड जो महत्वपूर्ण फैक्ट हैं वो। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अमेजन। अब आगे विश्व से सर्वाधिक अवसाद ढोने वाली नदी आपकी कौन सी है, अमेजन नदी है। अब इस पर लिखा है कितना अवसाद ढोती है, तो कितना है 1200 × 106। ये एरिया वाइज लिखा हुआ है और इतना टन हर वर्ष, इतने टन क्या है एक साल में अवसाद ढोकर लाती है आपकी अमेजन नदी। अगला पॉइंट है, इसके पश्चात ब्रह्मपुत्र नदी का स्थान आता है। यानी सेकंड नदी की बात की जाए, अगर अमेजन आपका आंसर में नहीं है तो हम लोग क्या टिक करेंगे, तब हम लोग टिक करते हैं यहाँ पर ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी दूसरी सबसे बड़ी नदी है जो सबसे ज़्यादा अवसाद लेकर आती है। ठीक है, अगला पॉइंट है, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम जो है वो तिब्बत के दक्षिण में मानसरोवर जो है आपकी झील है, उसके पास एक स्थान आपको मिलता है। वो स्थान क्या है, चेमा युंगडुंग जो स्थान है, उस ग्लेशियर से निकलती है आपकी ब्रह्मपुत्र नदी। कौन सी नदी, ब्रह्मपुत्र नदी। मानसरोवर के पास चेमा युंगडुंग जो ग्लेशियर है उसी से निकल के आती है आपकी ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, आगे इसके पॉइंट हैं जो उनको देख लेते हैं। यह नदी तिब्बत से निकलकर, कहाँ से निकलते हुए, तिब्बत से निकलकर
चीन से होते हुए भारत में प्रवेश करती है और उसके बाद बांग्लादेश से होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो कहाँ से निकलती है? चीन से निकलती है, उसके बाद भारत में प्रवेश करती है और फिर बांग्लादेश से होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। आगे तिब्बत से ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो के नाम से जानते हैं। तो तिब्बत में इसको किस नाम से जानते हैं? सांगपो के नाम से जानते हैं। चीन में इसको यारलांगजांग के नाम से जानते हैं। तो ये यहाँ पे पॉइंट आपको देखने के लिए मिल सकते हैं अलग अलग क्वेश्चन पे कि इस नदी को कहाँ पर किस नाम से जानते हैं। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को जमुना नदी कहा जाता है, यहाँ से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जहाँ पर ये गंगा नदी से मिलकर बंगाल की खाड़ी में विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा जो कि आपका गंगा ब्रह्मपुत्र नदी बनाती हैं उसको निर्मित करती हैं। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा आपका बनाती है सुंदरबन का डेल्टा। कौन सा डेल्टा है यहाँ पे? सुंदरबन का डेल्टा आपका सबसे बड़ा यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है। ठीक है, इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा शांत ज्वालामुखी का उदाहरण है? इसके 4 ऑप्शन हैं, किलिमंजारो, वेसुवियस, क्राकाटोआ या स्ट्राम्बोली। ठीक है, इसके 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? आंसर नंबर ए है, किलिमंजारो। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं इससे रिलेटेड जो आपके महत्वपूर्ण फैक्ट हैं उनको देख लेते हैं। यहाँ पे इसका पहला पॉइंट है कि किलिमंजारो जो शांत ज्वालामुखी का एक उदाहरण है। ठीक है, शांत ज्वालामुखी क्या होते हैं उनको जान लेते हैं। तो शांत ज्वालामुखी ऐसे ज्वालामुखी होते हैं जिनमें वर्षों पहले कभी उद्गार हुआ है परंतु अब भविष्य में कोई भी उद्गार होने के चांसेस संभावनाएं नहीं है। वो आपके कौन से होते हैं? तो वो आपके होते हैं शांत ज्वालामुखी। अगला है शांत ज्वालामुखी के उदाहरण के तौर पे आप देखेंगे किलिमंजारो जो कि तंजानिया में आपको मिलेगा। नेक्स्ट है पोपा जो कि आपको म्यांमार में मिलेगा और उसके बाद है चिम्बाराजो जो कि इक्वाडोर में है। ये कुछ मेन हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं तो उन पे हम लोग नज़र डालते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, जो आपके कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। इसके साथ अगला क्या है? वेसुवियस जो आपका इटली में है और क्राकाटोआ आपका इंडोनेशिया में है। ये आपके सुषुप्त ज्वालामुखी के उदाहरण है। और जबकि जो स्ट्राम्बोली है और ये आपका कहाँ पर है? लेपारी द्वीप में है। ये आपका सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण देखने के लिए आपको मिलेगा। ठीक है, ये आपका क्या है? सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है। ठीक है, अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आसान है लेकिन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि ऑपरेशन फ्लड जो है वो आपका किससे संबंधित है? ठीक है, ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है इसको देखते हैं। तो ऑपरेशन फ्लड जो है आपका ये आपका किससे संबंधित है? 4 ऑप्शन है। एक तो बाढ़ नियंत्रण से है, दूसरा दुग्ध उत्पादन से है, तीसरा है सिंचाई के विकास से या है मृदा संरक्षण से। इन 4 में से किससे संबंधित है ऑपरेशन फ्लड? इसका जो है तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? आपका दुग्ध उत्पादन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दुग्ध उत्पादन। तो ऑपरेशन फ्लड जो है वो आपका दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे इसके महत्वपूर्ण पॉइंट्स को देख लेते हैं। इसमें जो पहला पॉइंट है आपके सामने वो क्या है? ऑपरेशन फ्लड आपका किससे संबंधित है? दुग्ध के उत्पादन से संबंधित है। ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत 1970 ईस्वी में की गई। यहाँ से भी क्वेश्चंस बनते हैं कि ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत कब की गई और उसी के एवरेज में आपको 4 ऑप्शन बता दिए जाते हैं। ठीक है, आगे यह परियोजना राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के द्वारा प्रारंभ की गई है। तो इसको प्रारंभ करने में जिसका योगदान है वहाँ से भी क्वेश्चंस बनते हैं। क्या बनते हैं? किसने स्टार्ट किया, किस बोर्ड के द्वारा स्टार्ट हुआ? तो राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के द्वारा स्टार्ट हुआ। आगे यह परियोजना विश्व की सबसे बड़ी डेयरी विकास कार्यक्रम थी, यानी विश्व की सबसे बड़ी दुग्ध से संबंधित जो क्रांति से संबंधित आपकी परियोजना थी वो किसकी थी? तो भारत की थी आपकी ऑपरेशन फ्लड। आगे है इस परियोजना के संस्थापक अध्यक्ष जो थे वो कौन थे? वर्गीस कुरियन थे। कौन थे? वर्गीस कुरियन ने दुग्ध क्रांति यानी ऑपरेशन फ्लड को जारी किया, जिन्होंने गुजरात में अमूल नामक जो अमूल आप इसका फुल फॉर्म देख सकते हैं आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड की स्थापना की। अमूल आप जानते हैं एक कंपनी बनाई जो किसके लिए? मिल्क के प्रोडक्शन यानी दूध के उत्पादन के लिए जानी गई और एक जो
सबसे बड़ी कंपनी के तौर पे यहाँ पे सामने आई। ठीक है, ये आपकी क्या थी, अमूल कंपनी थी। अब अगला यहाँ पे क्वेश्चन क्या है उसको देख लेते हैं। वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? क्या है क्वेश्चन, वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? इसके लिए आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला क्या है, आयन मंडल, दूसरा है क्षोभ मंडल, फिर है ओजोन मंडल और उसके बाद समताप मंडल। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका क्षोभ मंडल, यानी इसका बी ऑप्शन हो जाएगा। जो वायुमंडल की सबसे निचली परत है वो आपकी है क्षोभ मंडल। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं उनको देख लेते हैं। ठीक है, इसमें से जो पहला पॉइंट है वो क्या है कि वायुमंडल की सबसे निचली परत आपकी है क्षोभ मंडल, जो हमने यहाँ पे देख लिया। अब पृथ्वी से ऊपर वायु की परतों को 5 भागों में बांटा गया है, यानी जब पृथ्वी धरातल से हम देखते हैं ऊपर की ओर तो जो 5 परतें हैं उनका क्रम देख लेते हैं। उनमें से पहली परत आपकी है क्षोभ मंडल, दूसरी है समताप मंडल, तीसरी है मध्य मंडल और चौथी है आयन मंडल, और इसके बाद जो लास्ट की है वो आपकी बहिर्मंडल या बाह्य मंडल है। ठीक है, इसके साथ इसका अगला पॉइंट क्या है कि इस मंडल में तापांतर अधिक होने के कारण दाबांतर भी क्या हो जाता है, अधिक होता है, यानी दाब का भी अधिक प्रभाव देखने के लिए मिलता है और ताप का डिफरेंस तो रहता ही है। ठीक है, आगे है इसी कारण इस मंडल में आंधी तूफान वर्षा जैसी घटनाएं, जो भी हम बिजली का कड़कना, आंधी तूफान वर्षा, ये जो प्राकृतिक घटनाएं आप देखते हैं ये सारी आपकी किसमें होती हैं? तो ये सारी की सारी घटनाएं आपकी होती हैं क्षोभ मंडल में। किसमें होती हैं? क्षोभ मंडल में। ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चंस बनते हैं आपके, इसको आपको ध्यान रखना है। आगे है इस मंडल में प्रति 165 मीटर की ऊंचाई के साथ 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में वृद्धि होती है, यानी 165 मीटर की ऊंचाई पे अगर हम बढ़ते हैं तो लगभग 1 डिग्री तापमान आपका क्या होता है, बढ़ जाता है। यहाँ पर इस केवल मंडल की बात की गई है। ठीक है, ओवरऑल पूरे मंडल की बात नहीं है, यहाँ पे प्रॉपर किसकी है, क्षोभ मंडल की बात की गई है। ये कुछ इसके महत्वपूर्ण पॉइंट रहे। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका क्या है। अगला क्वेश्चन है कि लॉर्ड मैकाले जो हैं वो किससे संबंधित थे? ठीक है, 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। सेना में सुधार से, सती प्रथा की समाप्ति से, अंग्रेजी शिक्षा से या स्थायी बंदोबस्त थे। तो जो लॉर्ड मैकाले हैं वो इनमें से किससे संबंधित हैं या उनके समय में क्या हुआ, ये कौन सी 4 घटनाओं में से कौन सी ऐसी घटना है जो घटित हुई, वो यहाँ पे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका क्या है, अंग्रेजी शिक्षा से। लॉर्ड मैकाले ने अंग्रेजी शिक्षा पद्धति को जन्म दिया, या शिक्षा पद्धति में जो उन्होंने परिवर्तन किए वो यहाँ पर देखा जाएगा। ठीक है, अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देख लेते हैं। इसमें जो फर्स्ट पॉइंट है वो क्या है कि लॉर्ड मैकाले अंग्रेजी शिक्षा से संबंधित थे। तो लॉर्ड मैकाले ने अंग्रेजी शिक्षा को जोर दिया, अंग्रेजी शिक्षा से संबंधित थे। लॉर्ड मैकाले ब्रिटिश कालीन गवर्नर जनरल जो लॉर्ड विलियम बेंटिक थे उनके परिषद के विधि सदस्य के रूप में आए थे, कानूनी सदस्य के रूप में आए थे। ठीक है, कौन थे? कानूनी सदस्य के रूप में आए। आगे है मैकाले को भारतीय शिक्षा पद्धति की नियुक्ति समिति का अध्यक्ष भी बनाया गया। किसका? भारतीय शिक्षा पद्धति की जो नियुक्ति समिति थी उसका अध्यक्ष बना दिया गया लॉर्ड मैकाले को। मैकाले जो हैं ये अंग्रेजी शिक्षा के पक्षधर थे, यानी इनका मानना था कि भारतीय लोग अंग्रेजी बोलना सीखें जिनसे उनको कम्युनिकेशन यानी कि संचार, आपसी बातचीत करने में आसानी हो जाए, और इसीलिए उन्होंने क्या किया, शिक्षा की पद्धति में अंग्रेजी भाषा को शामिल किया और उसका पूरा का पूरा समर्थन किया। तो आज के इस वीडियो में हम लोगों ने जीके और जीएस से रिलेटेड आपके महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा है, इसके साथ साथ उसके कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को भी देखा है जिनसे अक्सर एग्जाम में क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करना, कमेंट करना आपको भूलना नहीं है। इसी के साथ चैनल पे अगर आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब और शेयर तो आपको करना ही है। धन्यवाद।